अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 2018 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सेक्शन सी में है। आज की क्लास में भी हम वही 3 काम करेंगे। सबसे पहले एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, नंबर 2 हम इसका इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और नंबर 3 इसकी बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह केयरफुली रीड आउट करेंगे, दैन इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर द फॉलोइंग बैलेंसेज हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। मंदरजे झेल कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं जो कि लिए गए हैं ट्रायल बैलेंस से ऑफ UWH ट्रेडर्स। ये कंपनी का नाम दिया हुआ है, UWH ट्रेडर्स के कुछ बैलेंसेज हैं ऑफ दिसंबर 31 2017, जो कि दिसंबर की 31 तारीख 2017 के हैं। अब ये जो टॉप का एरिया है ये हमारे लिए यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारे लिए कहलाता है ट्रायल बैलेंस, और नीचे जो बॉटम का एरिया ये वाला एरिया हमारे लिए कहलाता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट। तो पहले हम चलते हैं, देखते हैं ट्रायल बैलेंस में हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहली चीज़ हमें कैश दिया गया है। कैश हमारे लिए एसेट है 1,40,000 का। बैंक में पैसा रखा हुआ है 1 लाख रुपीज़, बैंक भी हमारे लिए एसेट है। जिस तरह कैश एसेट है बैंक भी एसेट है 1 लाख रुपीज़ का। अकाउंट्स रिसीवेबल 75,000। अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब वो रकम जो हमें अपने कस्टमर से वसूल करनी है, तो ये भी हमारे लिए एसेट है 75,000। ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ओ का मतलब ओपनिंग है। ये साल जब शुरू हुआ उस वक्त जो कंपनी के पास माल था वो 35,000 का ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर माल पहले से मौजूद था। अनएक्सपायर्ड, ये प्रीपेड का सिनोनियम है। अनएक्सपायर्ड लिखा हुआ हो या प्रीपेड लिखा हुआ हो, बात एक ही है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का मतलब ये हुआ कि अभी तक ये वो इंश्योरेंस है जो अभी तक खर्चा नहीं हुआ, यानी ये प्रीपेड है 25,000, ये भी हमारे लिए एसेट है। परचेजेस 2,30,000 की है। परचेजेस का मतलब जो माल हम खरीदते हैं बेचने के लिए उसको परचेजेस कहते हैं, वो 2,30,000 है। इक्विपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कहते हैं, ये भी हमारे लिए एसेट है 60,000 के, ये इक्विपमेंट है। परचेज रिटर्न 15,000, यानी जो माल हमने ख़रीदा था उसमें से कुछ माल अगर वापस कर दें तो वो परचेज रिटर्न है, वो 15,000 का है। ट्रांसपोर्टेशन इन 5,000, यह आज की क्लास में हमारी नई बात होगी। जब भी हम माल ख़रीदते हैं तो माल ख़रीदते वक्त जो किराया हम पे करते हैं, यानी माल जब हम लेकर आते हैं तो उस वक्त जो किराया पे करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन, तो वो 5,000 है। उसके बाद बता रहे सेल्स डिस्काउंट, यानी माल बेचा लेकिन माल बेचते वक्त हमने अपने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, उस डिस्काउंट को सेल डिस्काउंट कह रहे हैं, वो 5,000 है। अकाउंट्स पेबल, जाहिर है कि ये पैसा हमें पे करना है तो ये लाइबिलिटी हमारे लिए 60,000। बैंक लोन, बैंक से कर्जा लिया, ये भी लाइबिलिटी, ये भी पे करनी है 1,30,000। इसके बाद रेंट आपके लिए एक्सपेंस है, आपने कोई जगह वगैरह किराया दिया, वो 60,000 का रेंट एक्सपेंस है। इसके बाद सेल्स, यानी हमने पूरे साल में जो माल बेचा वो 3,05,000 का माल बेचा, ये सेल्स आपकी रेवेन्यू है। इसके बाद सेल रिटर्न है 5,000 का, यानी माल बेचा लेकिन वो बेचा वो माल किसी वजह से वापस आ गया, तो ये सेल रिटर्न है 5,000। कमीशन इनकम, ये भी हमारे लिए एक नया पॉइंट है आज। देखिए ये जो कमीशन इनकम है, इस सवाल की जो मेन इनकम है वो तो सेल है, लेकिन कमीशन से भी हम पैसा कमा रहे हैं तो ये हमारी अदर इनकम है, तो ये इनकम स्टेटमेंट में अदर इनकम के नाम से जाएगी कमीशन इनकम। और कमीशन से जो पैसा कमा रहे हैं वो 17,000 हम कमा रहे हैं, यानी आपने माल बेचा होगा और कुछ कमीशन हासिल करा होगा, ये वो कमीशन है। इसके बाद जो मालिक पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल यहाँ पर 2,37,000 है। उसके बाद ड्राइंग का मतलब जो मालिक कारोबार से पैसा निकाल लेता है अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, उसको ड्राइंग कहते हैं, वो 24,000 है। तो इस तरह ये डेबिट का टोटल बना 7,64,000 और क्रेडिट का टोटल भी 7,64,000 बना। अब नीचे डेटा फॉर एडजस्टमेंट के अंदर हमें बताया जाता है डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिसंबर 31 2017 1 2 3 4 4 एडजस्टमेंट्स हैं। अभी इन एडजस्टमेंट को ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे और फिर एक एक करके इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, इसकी रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। रिक्वायर्ड में कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाइए और या एडजस्टिंग एंट्रीज और क्लोजिंग एंट्रीज बना दें, यानी इनकम स्टेटमेंट बनाए या एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बनाए, इन दोनों में से एक काम करना है। और उसके बाद कहते हैं बैलेंस शीट बनाए। तो अभी हम देखें जी, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, एडजस्टिंग बनाएंगे, क्लोजिंग एंट्रीज अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्लोजिंग एंट्रीज नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट, यानी 3 काम करेंगे, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये रही 4 एडजस्टिंग एंट्रीज बनेंगी। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है।
तो यह 2018 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यह मेंशन कर दिया क्वेश्चन नंबर 8। अब सबसे पहले जब भी हम काम करेंगे तो कंपनी का नेम या पर्सन के नेम जो भी दिया जाएगा वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ है UWH और यहाँ लिख दिया ट्रेडर्स, ये आ गया ये कंपनी का नाम। इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे हम लोग, क्या बना रहे हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे दूसरी, एडजस्टिंग एंट्रीज की हेडिंग डाल दी। इसके बाद तीसरी हेडिंग डालेंगे हम लोग, डेट मेंशन करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री साल के आखिर में बनती है, तो यह साल आखिर हो रहा है दिसंबर की 31 2017। तो यहाँ लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, साल ख़त्म हो रहा है, एंडेड दिसंबर 31 और ईयर हमारे पास है 2017। अच्छा, चूँकि एडजस्टिंग एंट्री जनरल में बनती है तो ये जनरल यहाँ बना हुआ है। ये पहला कॉलम होता है डेट का, लेकिन चूँकि यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है तो हम लोग सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देंगे। ये आ गया सीरियल नंबर। दूसरा कॉलम हमारे पास है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के बजाय यहाँ पर हम पर्टिकुलर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा PR का मतलब पोस्ट रेफरेंस, और उसके बाद आ गया डेबिट, और लास्ट वन हमारे पास आ गया क्रेडिट का कॉलम। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके एडजस्टिंग एंट्री को पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट को, और फिर उसकी एंट्री बनाएंगे। नंबर 1 सबसे पहले डेटा फॉर एडजस्टमेंट की एंट्री नंबर 1, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट दिसंबर 31 2017 ₹60,000। कह रहे जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की जो माल बच गया दिसंबर की 31 तारीख को साल के आखिर में, वो 60,000 का माल बच गया। तो साल के आखिर में जो माल बच गया उसको बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो आ जाइए ज़रा पहली एंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री हमेशा क्या बनती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम लोग करेंगे डेबिट। तो यह एंट्री बनाएंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी होगी, एंडिंग होगी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग चली जाएगी डेबिट में, और ये कितने का माल है, 60,000 का। तो यहाँ लिखा 60,000, और बदले में हम क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो यहाँ करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को क्रेडिट कर देंगे, और इसका अमाउंट भी लिखेंगे हम लोग 60,000। तो ये पास हो गई हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड, हमने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया किसको, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को। तो यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये इन्वेंट्री कौन सी है, ये एंडिंग इन्वेंट्री है। तो ये हमारी हो गई पहली एंट्री कंप्लीट। जैसे ही एक एंट्री कंप्लीट हो जाएगी, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि एक एंट्री दूसरी एंट्री से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो पहली एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं सेकंड एडजस्टिंग एंट्री की तरफ। सेकंड में बता रहा है अनपेड रेंट, वही बात, 4 लफ्ज़ होते हैं, एक होता है एक्रूड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, पेबल। चाहे एक्रूड हो, चाहे अनपेड हो, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे पेबल हो, इन चारों का मतलब है खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया। तो रेंट एक्सपेंस मजीद हो गया 2000 का, जो हो तो गया लेकिन अदा नहीं करा, तो इसकी एंट्री क्या बनाएंगे, ये एक्रूड है। तो एक तरफ ये एक्सपेंस है, दूसरी तरफ अदा नहीं कह रहा, लाइबिलिटी भी है। तो ये रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस जाते हैं डेबिट में, तो रेंट एक्सपेंस जाएगा डेबिट में 2000, और चूंकि ये अदा नहीं करा तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जाएगी क्रेडिट में। तो रेंट पेबल को हम करेंगे क्रेडिट, और इसका अमाउंट भी कितना लेंगे, 2000। तो एंट्री क्या बनी, रेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया 2000, और रेंट पेबल क्रेडिट हो गया 2000। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किसको, अनपेड रेंट। अनपेड रेंट, यहाँ हमने अनपेड रेंट को रिकॉर्ड कर लिया। ये हो गई हमारी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट। अब इस एडजस्टिंग एंट्री को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लोज कर देंगे, और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके इसको दूसरी एंट्री से सेपरेट कर दिया। आगे चलते हैं, तीसरी एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं कि तीसरी एडजस्टिंग एंट्री में क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। एक्सपायर्ड का मतलब होता है एक्सपेंस 12,000। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ था अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 25,000, यानी ये प्रीपेड था 25,000, उसमें से बताया जा रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस हो गया 12,000, तो 12,000 का खर्चा हो गया। तो हमें एंट्री उसकी बनानी है जो खर्चा हुआ है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया 12,000। तो यहाँ आ जाइए एंट्री नंबर 3, यहाँ हम लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंस की नेचर डेबिट है। तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, कितने से खर्चा हो गया, 12,000। तो यहाँ लिखेंगे 12,000 से इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट। अब क्रेडिट क्या करें, ये देखिए ये प्रीपेड हमारा था 25,000, अनएक्सपायर्ड के नाम से लिखा हुआ है। 25 में से 12,000 खर्चा हुआ है, तो इसका मतलब ये प्रीपेड कम हो गया, या अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कम हो गया। तो प्रीपेड एसिड कम होगा, तो क्रेडिट में जाएगा। तो हम बदले में क्रेडिट क्या करेंगे,
अनएक्सपायर्ड, प्रीपेड भी लिख सकते हैं लेकिन यहाँ उसने अनएक्सपायर्ड का नाम लिखा है तो मैंने भी अनएक्सपायर्ड लिख दिया। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को हम कर देंगे क्रेडिट और यहाँ पर अमाउंट लेंगे इसका 12,000। इस एंट्री को दोबारा समझ लीजिए, ये बता रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, एक्सपायर्ड का मतलब एक्सपेंस हो गया 12,000, तो इंश्योरेंस हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर डेबिट है तो एक्सपेंस गया डेबिट में और बदले में अनएक्सपायर्ड यानी प्रीपेड कम हो गया और प्रीपेड कम हो गया, एसेट कम हो गया, चलेगा क्रेडिट में। एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट में गया, दूसरी तरफ प्रीपेड एसेट कम हो गया क्रेडिट में चला गया। नरेशन लिखेंगे टू एडजस्ट, हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये नरेशन हो गई इसकी, टू एडजस्ट अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तीसरी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको भी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री से सेपरेट कर देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं चौथी एडजस्टिंग एंट्री में क्या लिखा है हमारे लिए। चौथी एडजस्टिंग एंट्री के अंदर बता रहा है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट फिक्स एसेट है और इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी। देख सकते हैं इक्विपमेंट था आपके पास 60,000, वो बता रहा है इस साल जब आपने इक्विपमेंट को इस्तेमाल करा तो उसकी वैल्यू 4,000 से कम हो गई, तो ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा एक बनती है और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हम चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कम हो रही है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चले जाएगा डेबिट में और बदले में क्रेडिट होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री बनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। एडजस्टिंग एंट्री अगर आपको समझनी है तो एडजस्टिंग एंट्रीज के पूरे 7 लेक्चर हैं, उनको आप देख के समझ सकते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन कितना हुआ 4,000, यहाँ लिख दिया हमने 4,000 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4,000। नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड, यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। यहाँ हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो ये हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लिया। ये हमारी चौथी एडजस्टिंग एंट्री हो गई। इसको भी सेपरेट कर देंगे, तो ये 4 एडजस्टिंग एंट्रीज थी, हमने चारों बना ली। अब एडजस्टिंग एंट्रीज तो हमने बना ली, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। तो ये 2018 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं इसका इनकम स्टेटमेंट। तो सबसे पहले वही कंपनी का नाम लिखेंगे, कंपनी का नाम था UWH ट्रेडर्स। तो यहाँ हमने सबसे पहले कंपनी का नाम मेंशन कर दिया UWH ट्रेडर्स। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग क्या कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसकी हेडिंग आएगी। हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो यहाँ हेडिंग डालेंगे इनकम स्टेटमेंट की। इसके बाद तीसरी हेडिंग आएगी डेट, और इनकम स्टेटमेंट साल के आखिर में बनता है। फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2017, तो यहाँ लिखेंगे हेडिंग फॉर द ईयर, और ये साल ख़त्म हो रहा है, फॉर द ईयर एंडेड December 31 और ईयर हमें दिया हुआ 2017। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, अपने पास सेल्स देनी है। तो चलते हैं जाकर देखते हैं सेल्स हमारे पास कितनी है। ये रही जी सेल्स है 3,05,000। तो सबसे पहला काम इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हमें लेनी है सेल्स रेवेन्यू। तो सेल्स है हमारे पास 3,05,000 की सेल्स है। अब सेल में से हमेशा हमें क्या करना है, 2 चीज़ों को लेस करना है, सेल रिटर्न को भी लेस करना है और सेल डिस्काउंट को भी लेस करना है। तो हमने सवाल के अंदर देखा था सेल रिटर्न भी है और सवाल में सेल्स डिस्काउंट भी है, दोनों चीज़ें, दोनों को लेस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लेस सेल्स रिटर्न, और सेल रिटर्न चेक करेंगे। सेल रिटर्न हमारे पास है 5,000 की, तो यहाँ लिखा हमने सेल रिटर्न पहले 5,000 यहाँ। इसके बाद एक और चीज़ है सेल्स डिस्काउंट, तो यहाँ लिखेंगे सेल्स डिस्काउंट, और सेल्स डिस्काउंट सवाल में जाकर चेक करेंगे। ये रहा सेल डिस्काउंट भी 5,000 का है। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे माइनस। तो 5,000 और 5,000 दोनों को करेंगे प्लस, जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ रखकर इसमें से कर देंगे माइनस। तो कर लेंगे दोनों को प्लस, ये आ गया हमारे पास 10,000। अब क्या करेंगे 3,05,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 2,95,000। हम सब ये बात जानते हैं, जब हम सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को लेस करते हैं तो जो अमाउंट आता है इसको कहते हैं नेट सेल्स। अब नेट सेल्स जैसे आ जाए, अब हम जाकर इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सवाल में हमें कहीं नहीं दिया गया, तो अब हम यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे लेस
लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या मुराद, ये जो माल हमने बेचा है इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग है, तो यहाँ डाल देंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग, इसको कर देंगे अंडरलाइन। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक ख़ास तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने पास लेना पड़ेगा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेंगे, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेंगे ओपनिंग। तो यहाँ लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग या बिगिनिंग जो भी होगी, जो साल के शुरू में। तो हम देखेंगे सवाल में हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग दी गई है 35,000, तो यहाँ ले लिया हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 35,000। अब क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड करेंगे जो माल हमने ख़रीदा है, यानी जो माल ख़रीदा उसको बोलते हैं परचेजेस। तो यहाँ हम ऐड कर देंगे इसमें परचेजेस, जो माल हमने ख़रीदा। अब जाकर चेक करते हैं, हमने सवाल में जो माल ख़रीदा था, जो हमारा परचेजेस थी वो थी 2,30,000 की। अब हम क्या करेंगे, 2,30,000 की परचेजेस को यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि सवाल में परचेज रिटर्न भी है। तो यहाँ देख ले, सवाल के अंदर परचेज रिटर्न था हमारे पास 15,000। तो अब हम क्या करेंगे, इस परचेजेस में से लेस करेंगे परचेज रिटर्न को, तो हमारे पास नेट परचेज आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमारे पास है 15,000, तो यहाँ लिखा हमने 15,000। तो इसको क्या करेंगे, परचेजेज में से परचेज रिटर्न को करेंगे माइनस। तो 2,30,000 की परचेजेज है और 15,000 के इसमें परचेज रिटर्न है, तो 2,30,000 में से 15,000 को माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट आएगा हमारे पास वो आएगा 2,15,000 आएगा। अब जब जिस तरह हम सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को माइनस करते हैं उसको नेट सेल कहते हैं, तो परचेज में से अगर परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो इसको कहेंगे नेट परचेजेस। तो ये आ गई हमारे पास नेट परचेजेस। अब ये माल हमने ख़रीदा, अब हुआ क्या, सवाल के अंदर एक और नई बात थी, हमने जब सवाल पढ़ी तो ट्रांसपोर्टेशन इन भी था 5,000, यानी जब हमने माल ख़रीदा तो उस पर 5,000 का किराया दिया, तो किराया भी इस परचेज के अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि इसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई। तो ऐड कर देंगे इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन इन, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन। तो ट्रांसपोर्टेशन इन को इसमें कर देंगे ऐड, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कितना है हमारे पास 5,000, तो 2,15,000 की नेट परचेज है, ट्रांसपोर्टेशन 5,000 का हो गया, इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखते हैं अमाउंट हमारा कितना बनेगा, 2,15,000 में जब 5,000 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2,20,000। अब ये 2,20,000 को हम कहेंगे, ये हमारे लिए कहलाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस, यानी जो हमने माल ख़रीदा उसकी जो कॉस्ट है वो 2,20,000 है। वो कैसे, ज़रा इस बात को दोबारा समझ लें। माल हमने ख़रीदा 2,30,000 का, इसमें से 15,000 का रिटर्न कर दिया, तो माल की कीमत बची 2,15,000, इसमें 5,000 का किराया दिया। तो जो माल हमने ख़रीदा वो 2,15,000 में 5,000 किराया देकर 2,20,000 का पड़ा, तो इसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। अब ये कंपनी के पास 35,000 का माल पहले से मौजूद था, 2,20,000 का माल और ख़रीद लिया, तो हमें ये पता लग जाएगा कंपनी के पास टोटल कितना माल था। तो अब हम एक काम करेंगे, 35,000 में ऐड कर देंगे 2,20,000 को, तो हमें पता लग जाएगा कंपनी के पास टोटल गोदाम में कितना माल मौजूद था। तो 2,20,000 प्लस 35,000 ये बन जाएगा 2,55,000 बन जाएगा। इसको हम कहेंगे ये टोटल गोदाम में माल मौजूद था। क्यों मौजूद था, बेचने के लिए मौजूद था। इसको कहते हैं टोटल मर्चेंडाइज या टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो इसको यहाँ कहेंगे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। ये टोटल माल वो है जो हमारे पे बेचने के लिए मौजूद था। अब हमें ये पता लगाना है इसमें से कितना माल बिक गया। तो एक काम करें, जो माल बच गया वो माइनस कर दें तो पता लग जाएगा कितना माल बिका। तो लेस करेंगे इसमें से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कौन सी वाली लेंगे, हम लेंगे वो माल जो बच गया, और जो माल बच जाए उसको बोलते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। अब हम जाकर सवाल में चेक करेंगे, ये रही हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 60,000, तो 60,000 का माल बच गया, तो इसको करेंगे माइनस। तो 2,55,000 का टोटल माल हमारे पास मौजूद था, जिसमें से 60,000 का माल बच गया, तो इसको कर दें माइनस। तो 2,55,000 में से 60,000 को माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1,95,000। अब इस 1,95,000 को हम कह सकते हैं ये वो माल है जो बिक गया। तो जो माल बिक गया उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी 1,95,000 का माल बिक गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स ये उस माल की कीमत है जो बिक गया यानी सोल्ड हो गया।
अब देख सकते हैं ये रही हमारे पास हमारी सेल, ये रही कॉस्ट, यानी 1,95,000 का माल 2,95,000 में हमने बेचा। अब सेल में से अगर हम कॉस्ट को माइनस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, लेकिन जब सेल में से कॉस्ट को लेस करते हैं जो प्रॉफिट आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तब हम एक काम करेंगे, 2,95,000 में से 1,95,000 को माइनस कर दें तो अमाउंट हमारे पास बचेगा 1 लाख, और ये 1 लाख हमारे पास कहलाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये आ गया हमारे पास हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक काम करेंगे, इस ग्रॉस प्रॉफिट में से जितने भी एक्सपेंसेस जो हमने कारोबार को चलाने के लिए किए उनको माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ लिखा हमने लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कारोबार को चलाने के लिए जितने भी खर्चे करते हैं उनको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हेडिंग है हमारी, इसको कर देंगे अंडरलाइन, और यहाँ लेंगे तमाम के तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब चलते हैं ज़रा क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें दिए है। तो सबसे पहला एक्सपेंस हमारे पास था रेंट एक्सपेंस 60,000 का। तो ये रहा सवाल के अंदर दिया हुआ है, यहाँ लिखा हमने रेंट एक्सपेंस, और ये रेंट एक्सपेंस सवाल में 60,000 का हमने यहाँ लिख दिया। ये ट्रायल बैलेंस में था। अब नीचे जाकर चेक करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री नंबर 2 में अनपेड रेंट 2,000। अनपेड रेंट का मतलब ये मजीद खर्चा हुआ 2,000 का और हुआ है। तो 60,000 पहले का प्लस 2,000 ये हो गया, दोनों को प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 62,000। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। ऊपर रेंट एक्सपेंस है 60,000, नीचे 2,000 का और है तो प्लस करो तो ये बन गया 62,000। इसके बाद चेक करते हैं दूसरा, हमारे पास कोई और एक्सपेंस ऊपर रेंट एक्सपेंस के अलावा नहीं है। अब चलते हैं नीचे जाकर चेक करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री नंबर 3 में लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। तो ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस था, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस था 25,000, उसमें से बता रहा है 12,000 खर्चा हो गया। तो हमें यहाँ वही चाहिए जो खर्चा हुआ है, तो यहाँ लेंगे हम लोग इंश्योरेंस एक्सपेंस लेंगे। तो यहाँ लिखा हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ये जो इसमें से खर्चा हुआ है वो हुआ है 12,000, तो हम यहाँ पर लेंगे 12,000। तो दो खर्चे हो गए, रेंट एक्सपेंस हो गया, इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया। अब चलते हैं तीसरा एक्सपेंस देखते हैं। यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री नंबर 4 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन हुआ था इक्विपमेंट का 4,000। तो डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये हमारे पास है 4,000 का, यहाँ लिख दिया हमने 4,000। अब ये 3 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा कोई और एक्सपेंस नहीं है। अब एक काम करेंगे, इन तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कर लेंगे प्लस। तो 62,000, 12,000, 4,000, इन तीनों एक्सपेंसेस को प्लस कर लें तो ये बन जाएगा 78,000। अब इस 78,000 को नाम देंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी हमने कारोबार को चलाने के लिए जो खर्चे किए हैं वो खर्चे तमाम के तमाम यहाँ आ गए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 1 लाख में से 78,000 को माइनस करें तो हमें पता लग जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट या हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कितना है। तो 1 लाख में से 78,000 को माइनस कर दें तो ये बच जाएगा हमारे पास 22,000। इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ इसको नाम दे रहे हैं हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मुराद क्या है, जो हमने अपने ऑपरेशन से यानी माल को बेचकर जो पैसा कमाया है वो 22,000 कमाया है। क्या हमने इसके अलावा कोई और पैसा कमाया? यस ऑफ कोर्स, याद होगा आपको हमने सवाल पढ़ा था, तो सवाल के अंदर लिखा हुआ था कमीशन इनकम 17,000। तो ये हमारी अदर इनकम है, हमारी जो मेन इनकम है वो तो 22,000 है, अदर इनकम 17,000 है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देंगे हम लोग अपनी कमीशन इनकम को। तो यहाँ लिखा हमने कमीशन इनकम, और ये कमीशन इनकम जो है ये है हमारी 17,000। तो क्या करेंगे, 22,000 में 17,000 को ऐड कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए हमारी टोटल नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो अब क्या करेंगे, ये रहा 22,000, ये रहा 17,000। यहाँ हमारा सवाल भी कंप्लीट हो रहा है, इसके नीचे 2 लाइनें ड्रॉ कर दें। अब क्या करें, इस 22,000 में 17,000 को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 39,000। इसको बोलेंगे ये हमारा टोटल नेट प्रॉफिट, यानी वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इसमें और अपनी अदर इनकम को ऐड कर दिया तो टोटल नेट इनकम, ये टोटल नेट प्रॉफिट, ये हो गया हमारा टोटल नेट प्रॉफिट। तो ये इनकम स्टेटमेंट बन गया। 2 काम हमने कर लिए, एडजस्टिंग एंट्रीज हमारे पास बन गई, इनकम स्टेटमेंट हमने बना लिया। अब हम चलेंगे इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट के लिए क्या करना है हमें, हम सब ये बात जानते हैं, बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं। लेफ़्ट साइड को हम कहते हैं ये हमारे पास एसेट साइड है, और राइट साइड को कहते हैं हमारे पास इक्विटीज़ साइड है। तो वो हो गया एसेट और यहाँ हो गया आपके पास इक्विटीज़।
अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते वक्त सबसे पहले कंपनी का नेम लिखेंगे। तो कंपनी का नेम था UWH, तो यहाँ लिख देंगे UWH ट्रेडर्स। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो दूसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर बैलेंस शीट की हेडिंग आ जाएगी। तीसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे डेट, बैलेंस शीट भी साल के आखिर में बनती है, तो यहाँ जो साल के आखिर की डेट है वो है एज ऑन December 31, 2017, तो यहाँ डल जाएगी एज ऑन December 31 और ईयर हमारे पास है 2017। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एसेट साइड लेंगे और एसेट में हमें याद रखनी चाहिए एसेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट एसेट, एक होते हैं फिक्स एसेट। ये वाला जो कॉलम है ये हमारा अमाउंट का कॉलम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स लेंगे, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे अपने पास करंट एसेट्स की, तो ये आ गई हमारे पास करंट एसेट्स की हेडिंग, करंट एसेट्स ये हेडिंग है, तो इसको हाईलाइट कर देंगे अंडरलाइन करके इसको। करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो है तो कैश हो या फॉरेन कैश के अंदर जल्दी कन्वर्ट हो जाते हो, वो करंट एसेट है। तो सबसे पहला करंट एसेट अगर हम देखें सवाल में जाकर हमें दिया हुआ है कैश, तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास पहला करंट एसेट कैश है और कैश का अमाउंट दिया हुआ है हमें 1,40,000, तो यहाँ लिख देंगे कैश में 1,40,000 का कैश। इसके बाद दूसरा करंट एसेट हमारे पास है बैंक, बैंक में पैसा रखा हुआ है, ये भी हमारे लिए करंट एसेट है। जिस तरह कैश हमारे लिए करंट एसेट है, इसी तरह बैंक भी हमारे लिए करंट एसेट है 1 लाख। तो एक करंट एसेट हो गया कैश, एक हो गया बैंक। आगे चलते हैं, तीसरा करंट एसेट हमारे पास दिया हुआ हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल, ये वो पैसा है जो हम अपने कस्टमर से वसूल करना है, तो लिहाजा ये भी हमारे लिए करंट एसेट है। तो यहाँ लिख देंगे हम अपने पास अकाउंट्स रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल में से हम क्या करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल में से अलाउंस और बैड डेट्स को माइनस करते हैं। क्वेश्चन के अंदर जाकर चेक कर लें, कहीं अलाउंस और बैड डेट्स नहीं है। अगर अलाउंस और बैड डेट्स होता तो अकाउंट रिसीवेबल में से माइनस होता। अब हम एक काम करेंगे, डायरेक्टली अकाउंट रिसीवेबल ले लेंगे। अकाउंट रिसीवेबल कितना है हमारे पास 75,000, तो यहाँ पर हम रख देंगे अकाउंट रिसीवेबल 75,000। तो 3 करंट एसेट हो गए अभी तक, कैश हमारा करंट एसेट है, बैंक हमारा करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट है। इसके बाद दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, ये तो साल की शुरू में माल था, हमारे पास तो वो एसेट होते हैं जो साल के आखिर में बच जाए। तो चलते हैं यहाँ पर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है 60,000, तो ये भी हमारे लिए करंट एसेट है। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग करंट एसेट में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, वो माल जो साल के आखिर में बच जाए वो भी हमारे लिए करंट एसेट होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये भी इन्वेंट्री कौन सी वाली लेंगे, हम यहाँ पर एंडिंग लेंगे। तो एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास सवाल में 60,000, तो यहाँ ले लिया हमने 60,000, ये हो गई हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। इसके अलावा चेक करते हैं कोई और प्रीपेड, यस यहाँ देखें अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है, अनएक्सपायर्ड का मतलब ये भी प्रीपेड होता है, तो चाहे तो इसको अनएक्सपायर्ड लिख दें, चाहे तो प्रीपेड लिख दें, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अब यहाँ पर हमें बात समझनी पड़ेगी, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना ले। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस सवाल के अंदर दिया हुआ 25,000, ये रख दिया हमने 25,000। अब जाकर चेक करेंगे इसमें से खर्चा कितना हुआ, इसमें से 12,000 तो खर्चा हो गया था, एक्सपायर्ड हो गया, तो 25,000 का प्रीपेड था, इसमें से 12,000 खर्चा हो गए, तो बचे कितना हमारे पास 13,000, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 13,000। ये पॉइंट बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि आपके पास अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 25,000 था, 25 में से 12,000 आपके खर्चा हो गए, तो बचे कितने हमारे पास 13,000, वो आपके लिए करंट एसेट है। इसके अलावा देख लें कोई और सवाल में करंट एसेट नहीं है। अब हेडिंग डाल देंगे इसके नीचे फिक्स एसेट की, तो यहाँ चलते हैं और हेडिंग डाल देंगे अपने पास फिक्स एसेट्स। अब फिक्स एसेट कौन से एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट जिनकी लाइफ नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा हो, ऐसे एसेट्स को कहते हैं हमारे लिए फिक्स्ड एसेट है। अब जाकर क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और देखेंगे कौन कौन से फिक्स एसेट हमें सवाल के अंदर गिवन है। तो चलते हैं, सवाल के अंदर एक ही फिक्स एसेट है और वही इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं उनको हम कहते हैं इक्विपमेंट है। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग अपने पास इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी दी गई है हमें, इक्विपमेंट की कॉस्ट है हमारे पास 60,000, तो यहाँ रखेंगे 60,000। क्यों, क्योंकि अब देखेंगे चेक करेंगे क्या इसका कोई डेप्रिसिएशन हुआ है, यस बिल्कुल हुआ था, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ था इक्विपमेंट का 4,000, यानी इक्विपमेंट 60,000 का था और इसको जब हमने इस्तेमाल करा तो इसकी 4,000 से वैल्यू कम हो गई, तो लिहाजा ये इसका डेप्रिसिएशन है, तो लेस करेंगे इसमें से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को। तो यहाँ लिखा इक्विपमेंट का अमाउंट, इसमें से लेस करेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो है 4,000 है, तो 60,000 में से माइनस करेंगे हम लोग 4,000 को, तो ये माइनस करेंगे, इसके नीचे लगा देंगे एक लाइन, और 60,000 में से हम क्या करेंगे 4,000 को माइनस, तो देखते हैं ये अमाउंट हमारे पास जो बचा
60 में से 4000 को माइनस करा तो ये बच गया हमारे पास 56,000। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास करंट एसेट भी तमाम हो गए, फिक्स एसेट भी तमाम हो गए। अब हम चलेंगे इक्विटीज साइड पर और देखेंगे इक्विटीज साइड पर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसका टोटल हम बाद में कर लेंगे, पहले इक्विटीज़ ले लेते हैं। इक्विटीज़ में दो चीज़ आती हैं। सबसे पहले आती है आपके पास लाइबिलिटीज़, तो यहाँ हम लोग हेडिंग डाल देंगे अपने पास लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ में हमारे पास ये अमाउंट का कॉलम है, जाकर चेक करेंगे सवाल में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हमें सवाल में गिवन है। लाइबिलिटीज़ में चलते हैं। सबसे पहली लाइबिलिटी हमें नज़र आ रही है अकाउंट्स पेबल, यानी ये पैसा वो जो हमें पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग अकाउंट्स पेबल। तो ये लाइबिलिटी आ गई सबसे पहली अकाउंट्स पेबल। ये अकाउंट्सबल लाइबिलिटी है और ये अकाउंट्सबल हमारे पास कितने 60,000 का, यहाँ रख दिया आपने 60,000। अच्छा, लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं और इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि लाइबिलिटी हमें हाईलाइट हो जाए। अकाउंट्स पेबल हो गई पहली लाइबिलिटी। अब चलते हैं दूसरी लाइबिलिटी की तरफ। अकाउंट्स पेबल के अलावा बैंक से कर्जा लिया हुआ लोन है 1,30,000, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ ले लेंगे अपने पास बैंक लोन और बैंक का जो लोन है वो है 1,30,000। तो ये हमारे पास दो लाइबिलिटीज हो गई, एक है अकाउंट्स पेबल, एक है बैंक लोन। अब चलते नीचे जाकर चेक करते हैं। हाँ, एक लाइबिलिटी और है अनपेड रेंट। अनपेड का मतलब खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं करा, तो ये भी अदा कर रहे हैं। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग रेंट, और रेंट क्या है, पेबल है क्योंकि ये अनपेड है। और रेंट पेबल जो हमें दिया गया वो कितना है 2,000 का, तो यहाँ ले लिया हमने 2,000। अब इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी नहीं है, 3 लाइबिलिटीज से ले ली। अब क्या करेंगे, इक्विटीज़ के अंदर नीचे एक और हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का मतलब जो मालिक ने पैसा लगाया है वो आ जाएगा यहाँ पर ऑनर्स इक्विटी। अब ऑनर्स इक्विटी में मालिक ने जितना पैसा लगाया है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो चलते हैं ज़रा देखते हैं ऑनर्स इक्विटी में क्या क्या चीज़ें होंगी। आज 2-3 बातें इसमें नहीं होंगी। तो ऑनर्स इक्विटी के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, अपने पास लेंगे कैपिटल, जो भी हमें सवाल में कैपिटल गिवन होगा। तो कैपिटल हमें दिया है 2,37,000, तो यहाँ रख देंगे हम लोग 2,37,000 का कैपिटल। अब हम क्या करेंगे, इसमें अपना इनकम स्टेटमेंट जाकर चेक करेंगे। अगर हमारे इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो लेस। तो यहाँ देख लें हमारा प्रॉफिट है 39,000 का, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इसमें जाकर ऐड हो जाएगा। तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें ऐड करेंगे अपना टोटल नेट प्रॉफिट। तो यहाँ लिख देंगे नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे। तो जो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास वो कितना हुआ 39,000, तो यहाँ लिख देंगे 39,000 का प्रॉफिट। अब हमें एक काम और करना है, यहाँ तक तो हम पहले भी समझ चुके थे, जो कैपिटल होगा कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से मालिक का कैपिटल बढ़ जाएगा, कारोबार बढ़ जाएगा, सरमाया बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ऐड होगा। अब हम एक काम करेंगे, सवाल में जाकर चेक करेंगे, अगर मालिक ने कारोबार से कोई पैसा निकाला है तो उसको माइनस करेंगे। ड्राइंग, ये देखिए ड्राइंग है 24,000, तो क्या करेंगे, इसमें लेस करेंगे जो पैसा मालिक घर ले गया। देखिए मालिक जब कारोबार में पैसा लगाता है तो उसका कैपिटल बढ़ता है, और मालिक जब कारोबार से पैसा निकालेगा तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होता है, लिहाजा इसको कर रहे हैं माइनस। तो ड्राइंग हमारे पास कितनी 24,000, इसको क्या करेंगे माइनस, तो इसको बना दिए ब्रैकेट। अब क्या करें, जो कैपिटल है उसमें हम नेट प्रॉफिट को ऐड करेंगे, ड्राइंग को लेस करेंगे, जो अमाउंट आएगा फाइनल उसको यहाँ लिख लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2,37,000 में 39,000 को ऐड करेंगे और 24,000 को माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,52,000 बन गया। तो ये हो गई हमारे पास सारी ऑनर इक्विटी भी हो गई, तो तमाम एसेट भी आ गए हमारे पास और तमाम इक्विटीज़ भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे टोटल यहाँ। तो यहाँ आ जाएगा एसेट का टोटल हमारे पास, यहाँ चूँकि 2 लाइनें लगा देंगे, फाइनल टोटल कर रहे हैं, और इसके सामने बिल्कुल पैरेलल चले जाएंगे यहाँ, और यहाँ भी कर लेंगे इसका टोटल, और देखते हैं दोनों साइड का टोटल कितना होगा। तो एसेट का टोटल कर लेते हैं। तो एसेट का टोटल बना हमारे पास 4,44,000, और यहाँ जो इक्विटीज़ का टोटल कर लें तो ये बन गया हमारे पास 4,44,000। दोनों साइड इक्वल हैं, इसको कहेंगे ये हमारे पास आ गए टोटल एसेट्स, और इसको कहेंगे ये आ गए हमारे पास टोटल इक्विटीज़। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन था 2018 का, तो यहाँ लिख देते हैं ये 2018 का, और ये क्वेश्चन नंबर 8 था।
तो उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर फिर हम स्टार्ट करेंगे और आगे से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, उसके बाद हमने इसका इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।